हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के अंतर्गत रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इरोडेड सॉइल एंड कॉम्पैक्टेड सॉइल। मतलब इसमें दो टॉपिक को हमने कवर किया है, एक इरोडेड सॉइल और दूसरा कॉम्पैक्टेड सॉइल का रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम लोग इसके डिफिनेशन, फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लांट ग्रोथ पर इफेक्ट, उसके साथ रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। वैसे स्टूडेंट्स, अगर आपको ना पता हो कि मतलब कि ये क्या है, तो स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में और सभी मतलब जो और टॉपिक्स के बारे में कवर करके लेक्चर्स अपडेट कर दिए, तो आप उससे जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं कि पहले क्या होता है इरोडेड सॉइल और दूसरा जो है कॉम्पैक्टेड सॉइल, इसका रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले इरोडेड सॉइल। तो इरोडेड सॉइल से पहले भी सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल इरोजन क्या होता है? द डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल मास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द एक्शन ऑफ वाइंड, वाटर और मोशन बाय द बीटिंग एक्शन ऑफ द रेन एंड बायोटिक फैक्टर। बहुत सिंपल सा, मतलब कि अलग होना। डिटैचमेंट मीन्स अलगाव, या फिर ट्रांसपोर्टेशन मीन्स या एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाना। तो मतलब मिट्टी को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह ले जाना, चाहे वो हवा या जल या फिर तो पानी जो बारिश हो रहा है, या फिर तो कोई जीव जंतु, या फिर तो ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब कि जीव जंतु, आदमी, हवा, जल, बारिश, इन सभी के कुछ कारणों की वजह से अगर मिट्टी एक जगह से कट के दूसरे जगह चली जा रही है, तो ऐसी प्रक्रिया को सॉइल इरोजन कहा जाता है। क्या? इस प्रक्रिया को मृदा कटाव कहा जाता है। तो ऐसी मृदा, जब मृदा कटाव हो जाती है, तो वैसी मृदा को इरोडेड सॉइल के नाम से जाना जाता है। क्या? इरोडेड सॉइल के नाम से। तो हम लोग को इसी में पढ़ना है कि मतलब कि इरोडेड सॉइल का कैसे रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले फैक्टर्स काजिंग सॉइल इरोजन, क्या क्या प्रभाव कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स काज कर रहे हैं सॉइल इरोजन को। तो हमने जैसे बताया मिट्टी, जल, हवा और बायोटिक फैक्टर। बायोटिक में एनिमल हो जाएंगे, ह्यूमन हो जाएंगे। ठीक, ये चार हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से प्रभाव क्या है? तो सॉइल इरोजन के जो प्रभाव है वह है कि लॉस ऑफ सॉइल टू सपोर्ट ग्रोथ ऑफ फॉर प्लांट। ऊपर की मिट्टी कट जाती है जिससे कि प्लांट को सपोर्ट नहीं मिलता। डिपोजिशन, सेडमेंट, लोड काजिंग रिवर्स इन चेंज कोर्स। मतलब कि जैसे ऊपर की अच्छी मिट्टी कट गई तो नीचे पता चला कि छोटे छोटे कंकड़ वाले या फिर पत्थर वाले एरिया बचे, तो उससे क्या होता है कि वहां का कोर्स मटेरियल चेंज हो जाता है। वेरिएबल सीजनल फ्लो ऑफ रिवर्स एंड फ्लडिंग। वहां पर मतलब जो बाढ़ का मतलब जो जंगल, जो नदी है या फिर तो जो बाढ़ से पानी बह रहा है, तो उनका भी चेंजिंग आ जाता है उसमें, क्योंकि मिट्टी बह जाएगी तो वो भर जाएगा, तो उसमें पानी की कमी बढ़ोतरी होने लगेगी। उसके बाद वाटर पोल्यूशन, जल का पोल्यूशन होता है, साथ साथ एयर पोल्यूशन भी होता है। जब हवा के द्वारा कटाव होगा तो हवा में भी धूल मिलेगा, तो वो भी एयर पोल्यूशन होता है। सॉइल इरोबिलिटी फैक्टर्स एंड डिफिनेशन के बारे में आप जानते होंगे। सॉइल मतलब जैसे हमने बता ही दिया कि सॉइल इरोबिलिटी क्या होता है, कि मतलब सॉइल इरोजन क्या होता है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कंट्रोल मेजर, इसे रोका कैसे जा सकता है, मतलब रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसे रोकने के तीन तरीके हैं। पहला है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड से कैसे रोका जा सकता है? हम लोग अगर अच्छा क्रॉप मैनेजमेंट करें, मतलब कि देख कर क्रॉप करें कि क्रॉप जो लगाएं वो मिट्टी को रोकने वाली हो, मिट्टी को कटने न दे, या फिर क्रॉप रोटेशन का यूज करें, फसल चक्र का उपयोग करें। फसल चक्र के बारे में हमने टॉपिक अपडेट किया हुआ है लेक्चर पर, तो आप स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन के बारे में कर सकते हैं, फसल चक्र। कवर क्रॉप का यूज कर सकते हैं, जैसे जहां पर ढलान इलाका है वहां पर कवर क्रॉप का उपयोग करें। कवर क्रॉप का मतलब ऐसी पेड़ लगाएं जिससे कि जो बारिश होती है तो बारिश डायरेक्ट मिट्टी पर ना मारे चोट, वो मतलब कि लीफ पर, पत्तों पर से गिर के नीचे गिरेगा तो मिट्टी पर चोट नहीं लगेगी, तो मिट्टी नहीं बहेगी। या फिर स्ट्रिप प्लांटिंग करें, मतलब कि एक प्लांट धारीदार पट्टीदार खेती करें, एक प्लांट लगाएं फिर दूसरा प्लांट लगाएं, इससे क्या होता है कि मिट्टी बहेगी नहीं। उसके बाद मल्चिंग करें। मल्चिंग मतलब या तो घास फूस या प्लास्टिक या फिर कोई एक ऐसा पदार्थ जो मिट्टी पर बिछाने से क्या मिट्टी ना कटेगी ना बहेगी, उसका उपयोग करें। या फिर करेक्ट स्टाल्किंग रेट्स ऑफ पास्चर, जो पास्चर मतलब चारागाह है उन पर भी ध्यान से कंट्रोल करके करें, वहां पर ज्यादा पशुओं को ना छोड़ें। यूज ऑफ ट्रीज एंड हेजेस एज वाइड ब्रेक, मतलब कि हवा को रोकने के लिए पेड़, अगल बगल पेड़ों से बाउंड्री बनाएं, तो इससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये बायोलॉजिकल मेथड। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में कंट्रोल प्लाविंग करें, मतलब कि
मेड़बंदी करें, खेतों की मेड़बंदी करने से मृदा कटाव नहीं होगा। यूज ऑफ ग्रेडेड फरोज, जो नालियां हम लोग बनाएं उसमें पत्थर मतलब कि कंकड़ पत्थर से बनाएं, जिससे क्या होगा कि उसमें उसकी मिट्टी नहीं बहेगी। मिनिमम टीलेज, जुताई नाम मात्र का करें, जिससे क्या होगा जब जुताई नहीं होगी तो मिट्टी कटेगी नहीं, बहेगी नहीं। मैकेनिकल प्रोटेक्शन की बात करें, मैकेनिकल प्रोटेक्शन में ग्रेडेड चैनल, ऐसा जो जहां से पानी बह रहा है, नाली बह रही है, उसको बिल्कुल पक्का करें, कच्ची नालियां न रहने दें। पक्की नालियों से क्या होगा कि मिट्टी नहीं बहेगा। एब्जॉर्बिंग टेरेंस, मतलब कि जहां से पानी बह रहा है वो भी पानी सोखने वाला हो। उसके बाद बेंच टेरेस मतलब जो सीढ़ीदार खेती होती है वो उसे बेंच टेरेस करें, मतलब कि पानी उसमें एकाएक ना बह जाए, जिससे मिट्टी भी ना बहे। इरिगेशन टेरेस मतलब ऊपर से जो पानी आ रहा है वो सबको सिंचाई करते आएगा, तो पानी कुछ सोख लेगा, पानी कुछ होगा और मिट्टी भी वहां की नहीं बहेगी। तो ये कुछ प्रैक्टिस थे जो कि इरोडेड सॉइल के कंट्रोल करने के लिए रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट था। तो स्टूडेंट्स, इरोडेड सॉइल में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल कॉम्पैक्शन। क्या कॉम्पैक्टेड सॉइल क्या होता है? सॉइल कॉम्पैक्शन इज द प्रोसेस इन विच सॉइल पार्टिकल्स आर पैक्ड टुगेदर इन अ क्लोजर स्टेट और कॉन्टैक्ट इनिशिएटेड बाय द चेंज इन बल्क डेंसिटी एंड पोरोसिटी एटसेट्रा। मतलब बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि कॉम्पैक्ट मींस इकट्ठा होना। क्या कॉम्पैक्ट मींस इकट्ठा होना मतलब कि एक साथ जुड़ना, पत्थर जैसा होना। तो ऐसी मिट्टी किसी भी कारण की वजह से, मतलब मिट्टियों में किसी भी कारण की वजह से अगर वो बहुत तेजी में दब जाती है, अपने एक दूसरे से बहुत ज्यादा पत्थर जैसा हो जाती है मिट्टी, तो ऐसी मिट्टी को कॉम्पैक्ट सॉइल के नाम से जाना जाता है। कॉम्पैक्ट सॉइल होने से क्या प्रभाव पड़ता है कि उसकी बल्क डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब कि थोड़ी मिट्टी लेंगे तो भी हमें वजन समझ में आएगी। आप ही सोचिए कि अगर कहीं पानी वानी न डालते रहे तो वो पत्थर, और चलते चलिए तो वहां की मिट्टी एकदम बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाती है, तो वो मिट्टी कॉम्पैक्टेड सॉइल के नाम से जानी जाएगी। तो उसकी बल्क डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। बल्क डेंसिटी का मतलब कि कितना ज्यादा मिट्टी लेते हैं और कितना वजन हो जाता है। तो अगर थोड़ी सी मिट्टी भी लेंगे तो वो ज्यादा वजन हो जाएगी और की अपेक्षा। उसके बाद पोरोसिटी मतलब उसके अंदर कितना एयर और वाटर की मात्रा प्रेजेंट होती है। तो ऐसी मृदाओं मतलब कॉम्पैक्टेड सॉइल में क्या होगा कि एयर की मात्रा और वाटर की मात्रा जो पानी में जो है मतलब मिट्टी में जो है, हवा और पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कॉम्पैक्टेड सॉइल बन जाता है। उसके बाद इसके बात करें चेंज, क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो कंप्रेशन ऑफ सॉइल सॉलिड, जो मृदा में ठोस पदार्थ है उसका जुड़ाव हो जाता है, कंप्रेस्ड दबाव हो जाता है। कंप्रेशन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, उसमें जो लिक्विड और गैस पार्टिकल्स है उसकी कमी हो जाती है, वो भी दब जाते हैं। चेंज इन लिक्विड एंड गैस कंटेंट इन द पोर स्पेस, जो मतलब मिट्टी के अंदर जो पोर स्पेस है, मतलब जो जगह होते हैं उसमें लिक्विड और गैस की मात्रा बिल्कुल नाम मात्र की रह जाती है, कम हो जाती है। रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड, और जो सॉइल की सॉलिड्स हैं मतलब मृदा में जो ठोस पदार्थ हैं वो अपने रूप से बदलकर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, इकट्ठा होकर दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो दो प्रभाव पड़ते हैं इससे दो प्रभाव पड़ते हैं कॉम्पैक्टेड सॉइल से। पहला सॉइल क्रैकिंग, मतलब मृदा में दरारें आना। तो मृदा में दरार कैसे आएगा? अगर बात करें इन द हाई रिलेशनशिप विद द फेनोमेना ऑफ श्रिंकेज व्हिच अराइज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ सॉइल में, मतलब जैसे बात करिए खेतों में जाइए जहां पर पानी वानी बहुत कम बरसता है, मतलब जब पानी सिंचाई न होती है, गर्मी के मौसम में देखिए तो क्या होगा, पूरे खेत में दरार पड़ जाती है। तो दरार क्यों पड़ती है? क्योंकि क्या होता है, पानी है ही नहीं, पानी उड़ गया, हवा उड़ गया, तो जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो इकट्ठे होके कॉम्पैक्ट हो गए, और जब कॉम्पैक्ट होंगे तो बीच बीच में जगह बच जाएगी। जब और सॉइल तो इकट्ठा हो गया तो बीच में जो जहाँ की सॉइल इकट्ठा हुई तो वो सॉइल का जगह खाली हो जाएगा, तो वो दरार पड़ जाती है। तो यही होता है सॉइल क्रैकिंग। दूसरा होता है सॉइल क्रस्टिंग। सॉइल क्रस्टिंग क्या मतलब, सॉइल का एकदम बिल्कुल पत्थर जैसा होना। तो यह फेनोमेना जब क्या होता है, सॉइल के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए सॉइल हमारा भुरभुरी मिट्टी थी, तो लेकिन अब क्या हुआ कि वह बदल के एकदम बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई। अब हम लोग उसे जुताई करेंगे तो वह पहले जैसी भुरभुरी नहीं रह जाएगी। तो यही उनका मतलब, अब हम लोग जुताई करेंगे तो पहले जैसे भुरभुरी में टूट जाते थे वैसा न टूट गया, अब वो क्लॉट्स में टूटेंगे, बड़े बड़े ढेलों में टूटेंगे। तो इस प्रक्रिया को सॉइल क्रस्टिंग कहा जाता है। तो दो टॉपिक हमने पढ़ा, 2 पॉइंट पढ़ा, सॉइल क्रैकिंग, दूसरा सॉइल क्रस्टिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बात करें कि सॉइल क्रस्टिंग से सॉइल प्रोडक्टिविटी पे प्रभाव क्या पड़ता है, मतलब कि प्रभाव क्या डिफेक्ट पड़ता है कि मतलब उपज में क्या प्रभाव डालेगा ये। तो सीरियस बैरियर फॉर सीडलिंग इमरजेंस, यह जैसे मान लीजिए कि सॉइल कॉम्पैक्ट हो गया,
मृदा एकदम पत्थर जैसी होगी, तो जब हम बीज की बुआई करेंगे तो बीज अंदर जाएगा ही नहीं, और बीज अंदर जाएगा ही नहीं तो उसकी रूट अंदर जा ही नहीं पाएगी, और रूट अंदर नहीं जाएगा तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। उसके बाद क्रस्ट क्लॉग्स एंड सरफेस माइक्रोपोर्स, मतलब कि जो माइक्रोपोर्स थे वहां पर वो भी रुक जाएंगे, पानी अंदर नहीं जा पाएगा। रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीज, मतलब कि जो पानी था वो नहीं जा पाएगा और सॉइल के ऊपर से पानी बहने लगेगा, रन ऑफ हो जाएगा। तो रन ऑफ के साथ सॉइल का इरोजन भी होगा, सॉइल के कटाव भी होगा। उसके बाद लॉस ऑफ वाटर स्टोरेज इन सॉइल प्रोफाइल, मतलब कि सॉइल प्रोफाइल जो मृदा के अंदर जो वाटर टेबल है उसमें भी बहुत ज्यादा कमी आएगी। उसके बाद पानी, पौधों को पानी की मात्रा कम मिल पाएगी। काज इंटररिल सॉइल इरोजन, मृदा जो रिल इरोजन होता है उसका भी बढ़ाव होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लैक ऑफ सॉइल एरिएशन, मृदा में हवा की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि वह बहुत ज्यादा इफेक्टेड होगा। तो इसको अब रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरफेस मल्च, क्या सरफेस को मल्च करना चाहिए, जो मतलब कि हमारे खेत है उस पे घास फूस से, प्लास्टिक से या फिर किसी अन्य पदार्थ से उसको मल्चिंग कर देना चाहिए, उसको ढक देना चाहिए कि वह कॉम्पैक्ट ना हो। एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का उपयोग करें, मतलब कि जो जैविक पदार्थ है उनका यूज करें, जैसे कि FYM, कंपोस्ट, फार्मयार्ड मैन्यूर, खाद का उपयोग करें। देसी खाद का उपयोग करने से मृदा कॉम्पैक्ट नहीं होगी। कुछ और जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ सॉइल कंडीशनर, सॉइल कंडीशनर का उपयोग करें, जैसे इपोलियोनिक कंडीशनर लाइक HPAN, हाइड्रोलाइज पॉलीएक्रोनाइट्रिलाइन, वामा, विनाइल एस्टेट मैलिक एसिड कोपॉलीमर। उसके बाद नॉन सॉइल कंडीशन पॉलीविनाइल अल्कोहल PVA। तो HPAN, वामा और PVA का उपयोग करके इसको सही किया जा सकता है। या फिर एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम, जिप्सम का उपयोग करें। पायराइट इन सॉइल, सोडिक सॉइल पायराइट का यूज करें। लोअरिंग द एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज एंड मिनिमाइज क्रस्ट फॉर्मेशन, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अ लाइट टिलेज, हल्की जुताई करें विद सॉइल एंड स्टिल मॉइस्ट ब्रेकअप द सॉइल कंडक्ट बेस, मतलब कि जब भी मृदा कठोर होने जा रही है उससे पहले ही एक हल्की सी जुताई करने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में दो टॉपिक को कंप्लीट किया, कवर किया, एक इरोडेड सॉइल और दूसरा कॉम्पैक्टेड सॉइल का रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।